मुझे यहाँ पे इनवाइट किया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। महाराष्ट्र स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो स्टूडेंट्स के साथ और उनके इश्यूज़ को लेके काम कर रहा है, और आज की तारीख में जब कोविड का माहौल चल रहा है, इन सारे इश्यूज़ को भी सामने ले रहा है। इसीलिए मैं इनके काम को सबसे पहले अप्रिशिएट करना चाहूँगी। वैभव जिन्होंने कांटेक्ट किया मुझे और कहा कि आज की तारीख में कौन से इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं। आज की तारीख में स्टूडेंट्स इतनी सारी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, चाहे वो अपने एग्ज़ाम्स को लेके परेशानी हो, चाहे वो ये एग्ज़ाम्स देना चाहिए कि नहीं इस प्रश्न पे हो, उनके फ्यूचर को लेके या जॉब्स को लेके, या फीस कैसे पे किए जाएंगे जब आर्थिक व्यवस्था इतनी खराब हुई है। इतने अलग अलग इश्यूज से गुजर रहे हैं। तो हमने ये तय किया कि हमें इन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए, और इसीलिए मुझे यहाँ पे उन्होंने बुलाया है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज जो माहौल है, ये कोविड की वजह से, जो पैंडेमिक की वजह से जो माहौल है, वो जो सिस्टम में ऑलरेडी बहुत सारी इश्यूज थी उनको भी बाहर निकाल रहा है, और उसी के बारे में हमें थोड़ी चर्चा करनी चाहिए कि हम ये भी समझें कि आगे चल के क्या सुधार लाना ज़रूरी है। जो पहला एक सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं 3-4 मुद्दों पे बात करूँगी। सबसे पहले कि ये कोविड के होते हुए शिक्षा पर क्या असर हो रहा है, और क्या लोगों तक उनकी शिक्षा का हक, राइट टू एजुकेशन, पहुँच रहा है कि नहीं। दूसरी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इश्यू है कि स्टूडेंट्स के राइट्स क्या है, मानव अधिकार के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो उनसे लग के ये राइट्स है क्या। तीसरी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है कि आज की तारीख में क्या शिक्षा प्राप्त करने का हक सबको मिलेगा, क्योंकि जिनके पास पैसे हैं, जो कॉलेज की फीस अफोर्ड कर पा रहे हैं या बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पा रहे हैं, उनको शायद ये हक तो मिल सके, लेकिन क्या ये सबको जो सबसे वंचित समाज से आते हैं, क्या उनको ये हक मिल पाएगा, और कोविड के चलते हुए उन पर क्या असर होगा। और चौथी जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है, और उसको उसमें जो ये एक हमें महसूस हो रहा है कि निजीकरण शिक्षा क्षेत्र में कैसे आगे लिया जा रहा है, जो ऑलरेडी बहुत सालों से चल रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी हायर एजुकेशन की। ये कैसे उसको एक पॉलिसी में लाके लाया गया है, इसमें इसका असर क्या पड़ेगा स्कॉलरशिप्स पे, फीस पे, ये सारे अलग अलग जो साधन थे जिसकी वजह से विद्यार्थियों को शिक्षा मिलती थी, इन चीज़ों पे। और क्योंकि ये पॉलिसीज जो है कोविड के दौरान लाई गई है, इसका हम कैसे अपोज कैसे कर पाएंगे, या फिर इसके साथ हम जूझ कैसे पाएंगे। तो ये अलग अलग चीज़ों पे मैं थोड़ा बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं कोविड को लेके थोड़ा बात करना चाहूँगी कि आज की तारीख में हम किस चीज़ों से गुजर रहे हैं, और उसका असर विद्यार्थियों पे कैसे हुआ है। अभी हाल ही में चल के यूजीसी ने गाइडलाइंस निकाली और कहा कि फाइनल ईयर की एग्जाम्स होगी, और सितंबर से पहले फाइनल ईयर की एग्जाम्स उन लोग कंडक्ट करने वाले हैं। आज की तारीख में इंडिया वर्ल्ड में 3rd रैंक पे है कोविड के केसेस को लेके या केस लोड को लेके। तो 3rd रैंक पे होने के होने का मतलब ये है कि आज भी कोविड के केसेस हमारे देश में रोज हजारों की संख्या में बढ़ रहे हैं, और अभी तक कोई तोड़ हम नहीं ला पाए जिसकी वजह से ये कोविड के केसेस जो है वो खत्म हो या कम हो। आज के दिन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ये जैसी चीजें नामुमकिन हो गई है, क्योंकि कोविड का जो इन्फेक्शन है वो समाज में फैल गया है,
और आज के दिन में ये भी नहीं पता चल रहा कि ये केसेस कहाँ से आ रहे हैं। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, ये बहुत सारे रिपोर्ट्स जो आज आए हैं वो कह रहे हैं। बॉम्बे में कहा जा रहा है कि जो बस्तियों में रहने वाले लोग हैं उनमें से 57% के बॉडीज में आज कोविड की एंटीबॉडीज है। उसका मतलब कि उनको कभी ना कभी तो कोविड आके गया है। अभी इसका मतलब क्या है? आज अगर हम कहीं भी बाहर जाते हैं, चाहे हम शॉप में जाए कुछ लेने के लिए, या चाहे हम कुछ काम करने के लिए जाए, चाहे हम घर से बाहर निकले कोई जरूरी काम करने के लिए, आज चांसेस है कि किसी को कोविड हो सकते हैं। इसीलिए उन लोग सरकार बात कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग करना जरूरी है, हाथ धोना जरूरी है, सैनिटाइजर यूज करना जरूरी है, ख्याल रखना जरूरी है, अगर जरूरी काम हो तो ही बाहर जाना चाहिए। बहुत ही हद तक बॉम्बे जैसे सिटीज में ये रिस्ट्रिक्शंस पूरी तरह से निकाले नहीं गए हैं। बहुत सारे ऐसे जोन्स हैं जो रेड जोन्स है या कंटेनमेंट जोन्स है, इनमें आज भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लागू हैं। अगर आप सवारी करते हैं तो आप किसी बाइक पे जाते हैं तो किसी को पीछे बिठा नहीं सकते, अगर कार में जाते हैं तो पूरी कार भर के नहीं जा सकते। तो ऐसे अलग अलग चीजें लागू की गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से खुला नहीं है, इंटरनेशनल ट्रैवल बंद है। तो हम जानते हैं कि सरकार ने खुद दिखाया है कि उन्हें पता है कि कोविड का इन्फेक्शन आज के दिन में गया नहीं है, और इसीलिए कहीं भी जहाँ पे भी आज के दिन में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, कहीं भी 5 जन से ज्यादा मुलाकात नहीं कर सकते, सेक्शन 144 लागू है। तो उसका मतलब क्या है कि हम भी सब एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ, कोविड का इन्फेक्शन बहुत जोरों से चल रहा है, और हमारे देश ने हम पूरी कोशिश लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने उसे अभी तक सॉल्व नहीं किया है। कोविड अभी तक है। अभी इस माहौल में जब आप विद्यार्थियों को कोविड जैसे खतरनाक बीमारी से जूझने के लिए बाहर भेजते हैं, उनको कंपलसरी एग्जामिनेशन के लिए बिठवाते हैं, तो ये एक ये एक उनके संवैधानिक हक का उल्लंघन है। इट इज अ ब्रीच ऑफ देयर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट। एंड ये मैं क्यों कह रही हूँ? अगर हम देखेंगे, जो राइट टू एजुकेशन और राइट टू हेल्थ है, दोनों ही आर्टिकल 21 का हिस्सा है। 2002 में 86 अमेंडमेंट से राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल 21A इंट्रोड्यूस किया गया। राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया। अप फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 years कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन देना सरकार का सरकार का एक ऑब्लिगेशन है, और ये लोगों का हक है, हम सबका हक है। अभी इसका मतलब ये है कि ये जरूर है कि सरकार को शिक्षा देना चाहिए। साथ ही में राइट टू हेल्थ जो है वो एक आर्टिकल 21 का हिस्सा माना जाता है, वो एक फंडामेंटल राइट है, और सरकार का ये भी ऑब्लिगेशन है कि ये वो देखे कि सबके स्वास्थ्य का जो हक है उसको बनाए रखा जाए, और इसके लिए जो भी साधन उन्हें देने हैं, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो फ्री हेल्थ केयर हो, ये सब उन्हें देने चाहिए। लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है? अगर हम देखें ये एग्जाम्स का इशू, और आप कह रहे हैं कि जी हाँ, एग्जामिनेशंस होना जरूरी है, क्योंकि फाइनल ईयर के एग्जाम्स में आप ऐसे ही किसी को आप डिग्री नहीं दे सकते, उनको पहले आपको जांचना होगा एग्जाम की प्रक्रिया से, और उसके बाद ही आप उन्हें डिग्री दे पाएंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सेफ है एग्जाम्स लेना, और इसीलिए सितंबर तक ये एग्जाम्स होने के बाद ही आप फाइनल ईयर के एग्जाम्स देंगे। सबसे पहली बात तो एक मांग जो रही है सबकी कि एग्जाम जो है वो शिक्षा के हक से जुड़ा हुआ नहीं है। शिक्षा का हक जो है हमारा, वो शिक्षा प्राप्त करने का हक है, और जो सरकार की जो ड्यूटी है वो शिक्षा देने की ड्यूटी है। हमारी ये मांग है कि सरकार शिक्षा देने के साधन लोगों को दे और लोगों को शिक्षा दे, लेकिन कोविड के टाइम पे एग्जाम जो एक एक प्रक्रिया है जिससे लोगों ने शिक्षा कितनी प्राप्त की, उनको कितने मार्क्स मिलेंगे, कल उन्हें कहाँ जॉब्स मिलेंगे, ये एक जरूरी इश्यू नहीं है। जरूरी इश्यू ये है कि लोगों को शिक्षा मिले।
और वहीं पे आज के पैंडेमिक के माहौल में ये रखना चाहिए। आज अगर शिक्षा नहीं लेंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। आज अगर एग्जाम नहीं लेंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। जो सरकार को जिस चीज के बारे में सोचना चाहिए वो ये है कि हम ऐसा कैसे इंश्योर कर सके कि विद्यार्थियों को जो नॉलेज है, जो शिक्षा है, वो इस साल भी मिले। कैसे उनके लिए ये हम लोग टेक्नोलॉजी दे या फिर उनको ऐसे क्लासेस दे या ऐसे अलग अलग ऑप्शंस दे जिससे वो अपनी एजुकेशन जारी रख सके, अगर वो रखना चाहे तो। लेकिन ये कंपलसरी करना और कहना कि हमें एग्जाम देना है, उसका मतलब ये है कि आप शिक्षा को सिर्फ एग्जाम के पैरामीटर्स पे टेस्ट करते हैं और शिक्षा सिर्फ एग्जाम से जुड़ के है। यही एक सबसे बड़ा क्रिटिक रहा है ये पूरे एजुकेशन सिस्टम का, कि आप क्या जो यूनिवर्सिटी का एजुकेशन करते हैं, क्या वो लोगों को नॉलेज देने के लिए, शिक्षा देने के लिए करते हैं, या क्या आप उन्हें एक सेट सिलेबस में रोबोट्स बनाने के लिए, उनको एग्जाम देने के लिए और उनको बाहर के दुनिया में छोड़ने के लिए सिर्फ ये काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आज क्वेश्चन है कि आज कोविड के माहौल में क्या एग्जाम देना जरूरी है कि नहीं। हमारा ये मानना है कि कोविड के टाइम पे एग्जाम जरूरी नहीं है। अगर ग्रेड देना ही है, अगर डिग्री आपको देना ही है, तो आप पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे या इंटरनल इवैल्यूएशंस, इंटरनल टेस्ट के बेसिस पे ये आप डिग्री दे सकते हैं। आज की तारीख में और ये साल जब इतने सारे लोग इतनी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, आर्थिक समस्याएं हैं जिसकी वजह से लोग कंसंट्रेट करके पढ़ाई कर भी नहीं पाएंगे अगर चाहे तो भी, लोगों के पास टेक्स्ट बुक, एजुकेशनल एड्स के लिए पैसे नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस 15 जून से स्कूल्स में शुरू हुई, लेकिन ऐसे इतने बच्चे हैं बस्तियों में जिनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर पाए। जो गरीब तबके से आते हैं उनके पास तो ऐसे कोई साधन है ही नहीं कि वो इस साल अपने स्कूल कंटिन्यू कर पाए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पेरेंट्स ने ड्रॉप आउट कर लिया है। जो लोग छोटी प्राइवेट स्कूल्स में हैं वो 4 और 5 हजार और 10 हजार की ईयरली फीस नहीं पे कर पा रहे हैं इस साल। तो जब लोग इतनी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं तो ये कंपलसरी करना कि सबसे पहले उन्हें एग्जाम देने ही पड़ेंगे, और साथ ही में ये कंपलसरी करना कि उनको ये एग्जाम देने के लिए क्लास में बैठ के उनको ये पेपर्स लिखने पड़ेंगे, लोगों के साथ बीच में बैठना पड़ेगा, ये ही सबसे पहले एक हम संवैधानिक हक का उल्लंघन है। अभी आप हाल ही में देखेंगे कर्नाटका में बोर्ड एग्जाम्स हुए, उसमें 2 स्टूडेंट्स को कोरोना वायरस निकला है। साथ ही में अभी उन लोग प्लान कर रहे हैं कि सीईटी एग्जाम्स होंगे 2 लाख स्टूडेंट्स के। इसके बारे में भी बहुत सारा ऑपोजिशन हो रहा है। लेकिन ये जो लोग गए हैं आज तक एग्जाम्स देने के लिए, उनकी जो भयानक भयानक खबरें आ रही हैं, खुद ही स्टूडेंट्स को एग्जाम के दौरान कोरोना वायरस लगा है, उनको वहां पे कोरोना इन्फेक्शन उनको कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, साथ ही में वो घर आए हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को ये हुआ है। तो एग्जाम में जाके बैठना वो उनके सेहत के लिए, उनके और इन्फेक्शन के स्प्रेड के लिए, दोनों के लिए बहुत डेंजरस होने वाला है। आज सरकार के दिमाग में ये होना चाहिए कि हम विद्यार्थियों की स्वास्थ्य का कैसे रक्षा करें, हम कैसे देखें कि उन्हें बाहर ना जाना पड़े। वो जो वो जो कल का हमारा फ्यूचर जनरेशन है, जो आगे चल के वर्कफोर्स बनने वाला है, अगर आप इकोनॉमिक आर्थिक एंगल से भी देखें, आप उन्हें उनका रक्षा करना, उनकी सेहत का रक्षा करना, वो सबसे ज्यादा आगे होना चाहिए सरकार के माइंड में, ये नहीं कि कोई एग्जाम कंडक्ट करना है। इस साल हमारे हिसाब से सबको पास करना जरूरी है। सब इस साल जब इतना सारा हुआ है कोविड को लेके, और ऐसा लग नहीं रहा है कि आगे के थोड़े महीनों में ये क्राइसिस अवर्ट होगा। रोज नंबर्स बढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं केरला जैसे जहाँ पे नंबर घट गए थे, आज वापस वो बढ़ रहे हैं। केरला में उन्होंने जो केरला इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का एंट्रेंस टेस्ट लिया, उसमें 5 स्टूडेंट्स को कोविड हुआ। उन लोगों ने ये एंट्रेंस टेस्ट तब लिया जब वापस से केरला में केसेस बढ़ने लगे थे।
तो आज जो लोग जाके एंट्रेंस टेस्ट में बैठ रहे हैं, और ये स्टूडेंट्स के भी वो क्या करेंगे, अगर आप कंपलसरी कर दोगे तो स्टूडेंट्स को यही लगेगा अगर हम एग्जाम नहीं देंगे तो कल चल के हमें जॉब नहीं मिलेगा, कल चल के हमारा जो ये अपॉर्चुनिटी है वो चला जाएगा, हमारा ईयर वेस्ट हो जाएगा, हमारा एकेडमिक ईयर जो है वो जाएगा, तो फिर हमें आगे चल के वो एक गैप दिखाना पड़ेगा हमारे सीवी में। आज आप उन्हें एक सिचुएशन में डाल रहे हैं कि उन्हें जाके ये एग्जाम्स देना है। आप अगर देखेंगे बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने ये एग्जाम्स के इशू को आगे भी लेके पेरेंट्स से बात की कि आप क्यों उन्हें जाने दे रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास क्या चॉइस है, अगर ये कंपलसरी कर देंगे तो हमें तो वो रिस्क लेके उनको भेजना ही पड़ेगा क्योंकि ये उनके फ्यूचर का सवाल है। दूसरी बात, अगर सरकार कहती है कि नहीं ये कुछ नहीं होने वाला, आप जाके एग्जाम में बैठिए, तो ये एक धोखा ही है, क्योंकि आज चल के जो लोग जाके एग्जाम में बैठ रहे हैं उनको कोरोना वायरस हो रहा है, ऐसे केसेस निकल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या आगे आई है। आज ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वो यूजीसी गाइडलाइंस को चैलेंज किया गया है। आदित्य ठाकरे के जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी ये सब ये गाइडलाइंस को चैलेंज किया है। बहुत सारे अलग अलग पिटिशनर ने, टीचर्स एसोसिएशन ने ये चैलेंज किया गया है। सारे वकीलों ने ये बात रखी है। अभी मैटर 10 अगस्त को आ रहा है। उसके बीच में यूजीसी ने कल एक स्टेटमेंट किया कोर्ट में कि स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर लेना चाहिए एग्जाम के लिए, उन्हें ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि आगे चल के ये एग्जाम पोस्टपोन होंगे। अभी हम जब इतनी मांग कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए आप साधन लाइए कि वो अपनी शिक्षा कंटिन्यू कर पाए, तभी सरकार के पास उसके लिए कोई इनिशिएटिव नहीं है। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन कर दीजिए या कैंसिल कर दीजिए या एग्जाम इस साल रखने की जरूरत नहीं है, आप ग्रेडिंग पहले के मार्क्स के हिसाब से कर सकते हैं, तो वो अटबेट अब तब वो आगे चल के बोल रही है कि नहीं एग्जाम होंगे ही। तो ये एक एटीट्यूड है, क्या ये विद्यार्थियों के हकों को लेके या विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को लेके या उनके जो आज की जो तारीख में जो उनकी जो समस्याएं हैं उनको उनको ध्यान में रखते हुए ये किया जा रहा है, या क्या ये उनके लिए ही हानिकारक पड़ेगा। तो आ, हमारी तो यही अपील है कि सरकार इन चीजों को लेके वापस डेलिब्रेट करे, एग्जाम फाइनल एग्जाम को कंपलसरी करने का ये जो उन्होंने डिसीजन किया है उसको पीछे ले और शिक्षा पे कंसंट्रेट करें कि शिक्षा कैसे पहुंचेगा उन पर, घर पे शिक्षा कैसे पहुंचेगी। इस साल में बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, ये कैसे होगा? इस साल एग्जाम हो ना हो, शिक्षा कायम रहनी चाहिए। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आ गया है। ये जो शिक्षा का हक है, और मैं दूसरे पहल पे जाऊंगी, ये जो शिक्षा का हक है वो एक संवैधानिक हक है। राइट टू एजुकेशन का आगे चल के जब एक्ट आया, तो ये एक्ट इसीलिए लाया गया क्योंकि वो सबसे पहले शिक्षा को एक संवैधानिक हक और उस हक को लोगों तक कैसे पहुंचाना, इसके बारे में इस जो लॉ है उसने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप लिया, और इसके चलते एक जो बहुत ही हम क्या कह सकते हैं, बहुत ही क्लियरली बाहर आके एक्सप्रेस होके ये हक लोगों तक पहुंचा नहीं था। इस लॉ के चलते लोग आगे चल के बोलने लगे कि नहीं, हमें शिक्षा मिलनी चाहिए और ये हमारा संवैधानिक हक है। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन ये हमारा संवैधानिक हक है। आज हमने क्या देखा है आज की तारीख में कि ये हक को भी बहुत ही हद तक उसे खोखला किया गया है, उसको डाइल्यूट किया गया है। आज ये जो निजीकरण का माहौल है, ये इसमें जिन लोगों के पास पैसा है वो शिक्षा का हक प्राप्त कर पाते हैं, और जिन लोगों के पास पैसा नहीं है उन लोगों को शिक्षा से वंचित किया जाता है। और अगर उनके पास फीस
पे करने के पैसे नहीं हैं, या फिर उनके पास स्कॉलरशिप, फेलोशिप, ऐसे अलग अलग जो स्कीम्स है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है, उनका एक्सेस नहीं है, तो उनको इस शिक्षा से वंचित किया जाता है। अभी आप अगर देखेंगे हाल ही में बहुत सारे जो निजीकरण को लेके बहुत सारी पॉलिसीज आई हैं, और निजीकरण की जो लड़ाई है वो बहुत सालों से स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज है, जेएनयू, चाहे वो जादवपुर यूनिवर्सिटी हो, या फिर टिस हो बॉम्बे में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज हो, या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, बहुत सारे इन यूनिवर्सिटीज ने के स्टूडेंट्स ने और उनके स्टूडेंट यूनियंस ने ये फी हाइक का मुद्दा उठाया है। और ये फी हाइक का मुद्दा जो है वो बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज में जाने वाले विद्यार्थी, या फिर हमारे बॉम्बे यूनिवर्सिटी या बाकी के महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटीज में जाने वाले विद्यार्थी भी बहुत बहुत सारे इनमें से विद्यार्थी वंचित समाज से आते हैं, और उनको वहाँ पे रिजर्वेशन और ऊपर से बहुत सारे अलग अलग स्कीमों की वजह से वहाँ पे एक्सेस मिलता है। साथ ही में अगर जो स्कॉलरशिप्स, फेलोशिप्स, ये सारे जो अलग अलग स्कीम्स हैं जिनकी वजह से, या फाइनेंशियल एड है जो यूनिवर्सिटीज देती है, इनकी वजह से वो इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले पाते हैं। हाल ही में हमने एक देखा है एक बड़ा ट्रेंड कि यूनिवर्सिटी की फीस जो है वो डबल और ट्रिपल लेवल पे उनको बढ़ाया गया है, और इसका मतलब ये है कि जो लोग सबसे गरीब तबके से आते हैं वो लोग इन फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे स्कॉलरशिप स्कीम्स जो है और फेलोशिप के स्कीम्स जो है उनको हटाया गया है। ये स्कॉलरशिप स्कीम्स के होते हुए जो दलित समाज, जो आदिवासी समाज से आते हैं, जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट भी होते हुए वो इन स्कीम्स का एक्सेस इसीलिए कर पाते थे क्योंकि उन्हें स्कॉलरशिप्स मिलती थी या फेलोशिप्स मिलती थी। ये स्कॉलरशिप जाने की वजह से या फी हाइक होने की वजह से वो इन यूनिवर्सिटीज में दाखला नहीं दे पाते, क्योंकि वो इन फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनकी कमाई जो है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये स्कीम्स जो है वो उन्हीं को मिलती है जो सबसे सबसे गरीब तक से आते हैं। जैसे ये GOIPMS स्कीम है, वो भी इन्हीं को मिलती है जिनकी फैमिली जो है वो 1 लाख साल में कमाती है, या 2.5 लाख, 1 लाख से 2.5 लाख के बीच में साल में कमाती है। अभी 1 लाख से 2.5 लाख अगर आप साल में कमाते हैं पूरी फैमिली में, अगर वो आपकी आमदनी है, वो आपका इनकम है, तो फिर आप 30,000 या 40,000 या 60,000 की फीस एक आपके बच्चे के लिए कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? तो ये ब्राइट स्टूडेंट्स जो आते हैं वंचित समाज से, उनको इसीलिए एक दाखला मिलता है क्योंकि ये फीस कम है। अभी निजीकरण जो हुआ है, और निजीकरण का मतलब कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को एक इम्पेटस दिया गया है और जो स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से गवर्नमेंट की फंडिंग कम की गई है और प्राइवेट कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया गया है, उसमें क्या हुआ है कि ये प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज है उनको कौन चलाता है? उनको कंपनीज चलाती है, कंपनी के फाउंडेशन चलाते हैं, तो वो एक प्रॉफिट मॉडल पे चलाते हैं। वो एजुकेशन को एक कमोडिटी बनाते हैं कि एजुकेशन क्या है, अगर आपके पास पैसा है आप उसे परचेज कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसा है नहीं है तो आपको वो नहीं मिलेगा। तो हक से क्या हो गया? वो है एक संवैधानिक हक जो सरकार को हमें देना ही है। उसके लिए हम टैक्सेस भरते हैं, उसके लिए हम सरकार चुनते हैं कि वो हमें ये हक देगा, और उसको आपने क्या बना दिया? एक कमोडिटी। तो वो कमोडिटी जब बनता है, जब ये प्राइवेटाइजेशन के दौरान भी जब वो ये कमोडिटी बनता है, ठीक है, तो ये कंपनीज और प्राइवेट जो प्लेयर्स है वो जितना चाहे फीस बढ़ाते रहेंगे, और एजुकेशन जो है वो रोज बरोज एक्सपेंसिव होता जाएगा। अभी एक एक बहुत सिंपल उदाहरण है, मैं आपको बस ये पूछूंगी कि इतने सारे सालों में अगर आप देखेंगे, चलो 5-6 सालों में सबकी आमदनी कितनी बढ़ी है? क्या लोगों की आमदनी हर साल बढ़ रही है? अगर आप देखें हमारे ही सेक्टर में, या फिर मैं एक वकील हूँ, साथ ही में बहुत सारे मेरे दोस्त हैं अलग अलग सेक्टर्स में, उनसे मैं बात करती रहती हूँ। बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनकी आमदनी ज्यादा कर बढ़ी नहीं है।
4-5 साल से उन्हें सेम सैलरी मिलती है। कोविड के दौरान ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी 50% कम हो गई है, लेकिन रोज की जो हमारे खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं। एजुकेशन के लिए जो हमारे खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं। तो संवैधानिक हक होने के बावजूद अगर आपकी आमदनी बढ़ नहीं रही है, अगर जॉब आज की तारीख में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, अगर ये चलते हुए अगर हमारे जो फीस है वो अगर इतनी बढ़ती रही, तो लोगों की संख्या जो ये एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो भी बढ़ जाएगी, और यही हो रहा है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हमारे सामने आता है कि क्या हम इसे होने दे सकते हैं, और इसका मतलब क्या होगा। अगर एजुकेशन एक कमोडिटी बन गया तो सिर्फ जो सबसे एलीट है, जो प्रिविलेज्ड है, जिनके पास वो पैसे हैं, वो एजुकेशन अफोर्ड कर पाएंगे। अभी मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ। मैं एसएससी बोर्ड में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। भी उसका मतलब ये है कि मैंने कोई स्टूडेंट लोन नहीं लिए। मेरे टाइम पे 12वीं तक लड़कियों को फ्री एजुकेशन मिलता था, और उसके बाद भी जब मैं ग्रेजुएशन कॉलेज में गई तो मेरी फीस कभी भी 3 या 4 हजार पर ईयर से ज्यादा नहीं थी। लॉ कॉलेज में भी मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी में थी, मैंने एलएलएम भी बॉम्बे यूनिवर्सिटी से किया, फोर्ट कैंपस से, और हमारी फीस जो थी वो मैं काम करते हुए भी वो फीस अफोर्ड कर पाती थी। उसका मतलब ये भी हुआ कि जब मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मैं आगे चल के अपने हिसाब से मेरा करियर शेप कर पाई, क्योंकि मेरे पास लोन जैसे क्रेडिट लिए हुए, ऐसे क्रेडिट फैसिलिटी लिए हुए, इन सब की इश्यूज नहीं थे। तो इसीलिए मैं अपना एक्टिविज्म भी कर पाई, अपना अपनी वकालत मानव अधिकार के लिए भी कर पाई। तो ये एक जो फ्रीडम मिलता है वो इसीलिए मिला क्योंकि मुझे मेरे एजुकेशन पे इतना पैसे खर्चे नहीं करने पड़े। ऐसे बहुत सारे मेरे स्कूल में लड़कियां थी जिनको स्कूल में इसीलिए डाला गया था क्योंकि वो एजुकेशन फ्री था। अगर वो पैसे देने होते तो बहुत सारे ऐसे जो गरीब पेरेंट्स थे वो अपनी बच्चियों को वहां पे डालते ही नहीं, क्योंकि उनको लगता था कि बच्चों का एजुकेशन वैसे भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा मिनिमम एजुकेशन दे दो और उनकी बाद में शादी करवा देना। तो एजुकेशन से अगर लोग वंचित हो गए तो सबसे ज्यादा कौन इसमें सबसे ज्यादा जो ये किस पे अफेक्ट करेगा? ये औरतों पे अफेक्ट करेगा, ये दलित स्टूडेंट्स पे अफेक्ट करेगा, ये आदिवासी स्टूडेंट्स से अफेक्ट करेगा, ये वो स्टूडेंट से अफेक्ट ओबीसी स्टूडेंट से अफेक्ट करेगा जो बहुत ही वंचित समाज से आते हैं। ये आज की तारीख में जो गरीब तक है उन सब पे अफेक्ट करेगा, क्योंकि वो लोग हैं जो अपनी चॉइस का एजुकेशन नहीं कर पाएंगे, पहली बात, क्योंकि अगर आप अमीर हैं तो आप कोई भी सीट खरीद सकते हैं। दूसरी बात तो ये जो है कि वो एजुकेशन सिस्टम से ही निकाल दिए जाएंगे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है इस एजुकेशन सिस्टम में रहने के लिए। हम कोविड रिलीफ का बहुत सारा काम कर रहे हैं बॉम्बे में, और उसके दौरान हमें इतने सारे रिक्वेस्ट आए हैं कि हम बस्ती स्टूडेंट्स के फीस भरें जो प्राइवेट, बहुत छोटी छोटी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। और इसमें सबसे बड़ा ये जो जो हम लोग जो रिक्वेस्ट को सबसे पहले अर्जेंटली देख रहे हैं, क्योंकि हम तो पहली बात सरकार से मांग कर रहे हैं कि नहीं, आप ये फीस को कंपल्सरी फीस पहले बढ़ाने मत दीजिए, दूसरा फी वेवर करिए इस साल, और इसके लिए जो लोग ये स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज को चलाते हैं उनसे बातचीत करिए कि इस साल वो लोगों से फीस ना ले। और ये हमारी मांग इसलिए भी है क्योंकि हम जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, हम जो रिलीफ वर्क कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, हम वो बच्चियों से बात और बच्चों से बात कर रहे हैं, और वो लोग यही कह रहे हैं कि आज की तारीख में हमारे पास पैसे नहीं है कि हम स्कूल चालू कर सके। 3-4 हजार, 5 हजार या 10 हजार एक साल में देने के लिए हमारे पास ये पैसे नहीं है। एक एक मैं स्टोरी बताना चाहूंगी। एक जो केस हमें आया था, ये साठे नगर से एक केस था जो गोवंडी में है। उसमें एक औरत है, उनकी 3 बच्चियां हैं, उनके पति उन्हें छोड़ के चले गए। वो काम करती थी ब्यूटी पार्लर में, और कोविड के दौरान ये काम बंद हो गया, अभी भी काम शुरू नहीं हुआ है। उनकी 3 बेटियां जो थी वो एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में जाती हैं,
और उनके साल की टोटल जो फीस होगी कुछ 10,000 की या उससे थोड़ा ज़्यादा। और उन्होंने कहा कि मुझे इन तीनों को निकालना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि मेरे पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है। तो हमारे जो कार्यकर्ता है बस्ती ने, उन्होंने कहा कि चलो हम उन्हें गवर्नमेंट स्कूल में डालेंगे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है कि वो ऑनलाइन क्लासेस भी चालू कर सके, वो लोगों से दिए हुए राशन पर जी रहे हैं। तो आज की तारीख में ऐसे जो फैमिलीज हैं, ऐसे जो लोग हैं, उनका क्या होगा? इन बच्चियों का अगर उनको स्कूल से निकाल दिया गया और एक बार अगर ड्रॉप आउट हो जाते हैं तो वापस एजुकेशन सिस्टम में वापस आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए क्या होगा? और हायर एजुकेशन में ये और भी खराब होने वाला है यूनिवर्सिटी लेवल पे, क्योंकि हायर एजुकेशन में विदाउट स्कॉलरशिप, विदाउट फेलोशिप, ये फी हाइक के इश्यू को डील किए बिना लोग जो है वो आगे तक बढ़ ही नहीं पाएंगे, वो हायर एजुकेशन में घुस ही नहीं पाएंगे, उनका एडमिशन ही नहीं हो पाएगा। और वहीं से आप जो लोग जिनको एजुकेशन की आज सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो अपनी सर्कमस्टेंसेस बदल सके, उन्हीं को आप शिक्षा से वंचित करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है, ये ऐसा नहीं है कि कोविड से शुरू हुई, ये पहले से सामाजिक इश्यूज थे, निजीकरण पहले से था, साथ ही में ये फी हाइक का इश्यू पहले से था, साथ ही में ये जो एग्जाम पे जो फोकस है और जो शिक्षा से फोकस हटाया गया है, ये पहले से बात बहुत पहले से चल रही है कि हम क्या सीखते हैं यूनिवर्सिटीज में, हमें क्या सिखाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत टाइम से एजुकेशनल एक्टिविस्ट रेज किए जा रहे हैं। तो ये सारे जो इश्यूज हैं वो पहले से थे। साथ ही में राइट टू हेल्थ को लेके जो इश्यू है वो बहुत पहले से है, कि हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, सिस्टम्स प्लेस में होनी चाहिए, लोगों को फ्री हेल्थ केयर मिलना चाहिए, फ्री यूनिवर्सल हेल्थ केयर की मांग जो है वो बहुत पहले से है। जब ये कोविड पैंडेमिक जब डिक्लेयर हुआ तो बहुत सारे एक्टिविस्ट ने आगे आके कहा कि आज का टाइम है, आपको कोविड के दौरान ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स को टेक ओवर कर लेना चाहिए और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कोविड हॉस्पिटल्स बना के सबका फ्री में इलाज करना चाहिए। जो पैसे आज पड़े हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट में आप डाल रहे हैं, वो उसको आपको इसके लिए यूज करना चाहिए, क्योंकि वो प्रोजेक्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। स्टैचूज बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है आज की तारीख में, लोगों को बचाना और जिन लोगों ने आप पर विश्वास करके आपको इलेक्ट किया है, उनका विश्वास बनाए रखना आज ज्यादा जरूरी है। तो ये जो सारे इश्यूज थे वो पहले से थे, लेकिन कोविड के चल के वो आज बाहर आए हैं। और आज हम हमारे पास एक मौका है कि इन सब इश्यूज के बारे में हम बात कर सके और इनको हम ठीक तरह से डील कर सके। तो हमें सबको साथ आके ये सारे इश्यूज को देखना चाहिए। और इसमें जो एक स्टूडेंट्स का जो एक हक है, स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में। वो एक्चुअली सोसाइटी का एक मिरर है। और अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा और सबसे क्रूशियल जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस है लास्ट थोड़े सालों में, वो स्टूडेंट्स ने रेज किए हैं। चाहे वो निजीकरण का इशू हो, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का इशू हो, चाहे वो चाहे वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का इशू हो, चाहे वो रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का इशू हो, सेक्युलरिज्म, ये सारे जो अलग अलग प्रिंसिपल्स है, इन सब पे इश्यूज जो रेज किए हैं वो एक्चुअली स्टूडेंट मूवमेंट के द्वारा आए हैं। और संविधान बचाने की पहल भी स्टूडेंट मूवमेंट द्वारा आई है। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें जो संविधान दिया था, जो समानता और समानता और डिग्निटी और प्रतिष्ठा, इन सब मूल्य के ऊपर जो एक संविधान हमें मिला है, वो इसको बचाने के लिए भी स्टूडेंट मूवमेंट्स आगे आए हैं। अगर हम कोई भी चेंज एक्सपेक्ट करेंगे या फिर वो भी मुझे तो ऐसा लगता है कि जो फ्यूचर और होप है वो स्टूडेंट मूवमेंट द्वारा ही है। वही है जो सोसाइटी में वो रिफ्लेक्शंस ला सकते हैं, वो चेंज ला सकते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन लाने का पोटेंशियल रखते हैं। और ये इसीलिए भी है क्योंकि जो स्टूडेंट्स आज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, जो नई नई चीजें पढ़ रहे हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और जो ये क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं,
वो सिस्टम से करप्टेड नहीं है। जब हम लोग सिस्टम में घुस जाते हैं तो वो सिस्टम को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जो स्टूडेंट्स जो है वो एक नया सिस्टम क्रिएट करने के लिए, एक नई सोसाइटी क्रिएट करने के लिए लड़ाई करते हैं, और यही एक ब्यूटी है। तो आज हमें एक मौका मिला है बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवालों को रेस करने का, हमारे हकों को रेस करने का। और आज का माहौल थोड़ा कठिन है। आज हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। आज एक हमारी जो वैसे भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे बहुत ज्यादा हमले हुए हैं। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आज हमारे बोलने का हक जो है वो सोशल मीडिया तक सीमित हो गया है, क्योंकि हम आज बाहर नहीं निकल सकते। वो तो आज के माहौल, क्योंकि आज पैंडेमिक का माहौल चल रहा है, उसकी वजह से हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं। लेकिन इसका भी हम कैसे इस्तेमाल करें, हम कैसे सरकार के साथ भी बातचीत करें, उनके साथ हमें लेटर लिखना, पिटिशन लिखना, कि ये मुद्दे बाहर आए और हमारी एजुकेशन सिस्टम को में एक बदलाव आए। और ये बदलाव लाने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की, हम सब सिटीजन्स की है। और स्टूडेंट्स जो है उनकी तो जिम्मेदारी से ज्यादा उनके ऊपर तो हमारा पूरा होप है कि नहीं, आगे चल के अगर कोई चेंज आएगा तो यहीं से आएगा। मैं बस अभी के लिए इतना कहना चाहूंगी। अगर कोई और क्वेश्चंस हो, कुछ आगे हो, तो डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट करिएगा। ऑल द बेस्ट आप सब लोगों को। और यही अपेक्षा करते हैं कि सब का शिक्षा का हक बनाए रहे, लेकिन किसी का स्वास्थ्य का हक, ये जो कंपलसरी एग्जाम्स है या ये कोविड द्वारा जो मैंडेटरी जो अलग अलग गाइडलाइंस लाए गए हैं स्टूडेंट्स के लिए, ये सब हटाए जाए और स्वास्थ्य का हक जो है आप सबका बनाए रहे। और हमें ये चर्चा जारी रखनी चाहिए, हम लोगों के बीच में भी, और सरकार के साथ में भी, और बाकी के स्टूडेंट्स के साथ में भी, और स्टूडेंट मूवमेंट्स के साथ में भी। ओके, थैंक यू वेरी मच। हम डेफिनेटली आगे चल के भी आपके साथ इस मूवमेंट में काम करेंगे। मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए मैं महाराष्ट्र स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू।